से पूछता होगा ताकि पता चले कि हमें ऐसे पीएल स्कूल का कर्सर या फिर नॉर्मल प्रोग्राम पीएल बना के सीक्वल करना। में सबसे पहले क्वेश्चन रहता है ब्लॉकेज का कि ब्लॉक क्या है। तो वही 4 ब्लॉक है डिक्लेयर। अब रहेगा कि डिक्लेयर में क्या क्या स्टेटमेंट आता है। तो पीएल सीक्वल में आप जितना प्रोग्रामिंग लिखोगे सारा स्टेटमेंट डिक्लेरेशन में ही आपको यूज करना है। जैसे हम लोग टेबल बनाते समय सब चीज डिक्लेयर कर देते थे ना स्ट्रक्चर के समय ही। तो यहाँ यस पे सर। डिक्लेयर में आपको स्ट्रक्चर क्लियर करना है। बिगिंस कर्सर का काम है, कर्सर ओपन करेंगे। प्रोग्राम का लिखना है तो प्रोग्राम लिखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी बताएंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग कुछ नहीं, अगर आपका कंडीशन जब मैच नहीं करता है तो क्या करना है, जो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिखेगा कंडीशन मैच नहीं करेगा, आपका कंपाइलर सेम काम करेगा। इंड करेंगे, दैट्स इट। ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्सर, दोनों का काम क्या है। एक का काम है जितना डीएमएल आप कमांड यूज कीजिएगा वहां यूज करेगा। एक्सप्लिसिट का काम है रो बाय रो दिखेगा। नॉर्मल कमांड भी पूछ सकता है कि ओपन कर्सर यूज कब करेंगे, फेच कर्सर यूज कब करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ओपन कर्सर के कि कर्सर पहले ओपन हो। कर्सर ओपन हुआ तब हमने फेच किया। फेच क्या किया, फेच कर्सर नेम इनटू वी नेम। वी नेम यहाँ डिक्लेयर कर दिए थे, वेर कर में रहेगा, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर लेना है। डीवीएमएस आउटपुट पुट लाइन भी किया वी नेम, जो यहाँ वी नेम किए यहाँ से वी नेम लिया, वर्टिकल में आपको सारा नाम दिखा दिया। एग्जिट व्हेन कर्सर नॉट फाउंड। तो तीनों का जब भी आप कर्सर यूज करोगे यू हैव टू यूज ओपन ऑल्सो, फेच ऑल्सो, एग्जिट ऑल्सो। तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी कर्सर डिफाइन करेगा। ये पीएल सीक्वल में सर्कर कर्सर का काम है। एक है ट्रिगर, ट्रिगर भी हम लोग देख लेंगे। एक्सक्यूएल का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है पीएल सीक्वल, जो कि केवल कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होगा। जैसे जहां वहां जो एक्सक्यूएल में काम था यहाँ भी सेम फंक्शन काम करेगा, थोड़ा थोड़ा वर्ड अलग रहेगा। वहां पे एक्सक्यूएल में हम लोग व्यू यूज करते थे, यहाँ पे कर्सर यूज कर लेते हैं। व्यू भी कुछ नहीं था, टेम्पोररी टेबल था। व्यू में आप जो जो डिफाइन किए सारा चीज व्यू कॉल कीजिएगा, व्यू दिखेगा। यहाँ कर्सर कॉल कीजिएगा, कर्सर दिखेगा। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन डिपेंडेंसी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनल डेटाबेस में। फंक्शन डिपेंडेंसी का काम है जब भी हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं तो ईआर डायग्राम आप लोग को पढ़ाए होंगे। ईआर डायग्राम देखे हैं? सर आपने नोट्स भेजा था उसके बारे में हम बता नहीं थे क्या? ईआर डायग्राम कुछ नहीं है। नोट्स। जैसे हम लोग इंटिटी रिलेशनशिप, जितना कॉलम नेम हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए अभी तो एग्जाम्पल और कमांड देखने के लिए हम कुछ भी कॉलम नेम डाल देते हैं, इंप नेम लिख लो, रोल नंबर लिख लो, मार्क्स लिख लो। जब आप रियल टाइम डेटाबेस में यूज करोगे तो एक स्ट्रक्चर बना रहता है।
एक आपका केस रहेगा कि हाँ मेरा ये केस है, इसको डेटाबेस में डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे हमको बताना मुश्किल होता है कि कॉलम नेम क्या रखें। एसिड प्रॉपर्टी शुरू में बताएं कि सबसे अच्छा डेटाबेस वही हुआ जो एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करे। ईआर डायग्राम पहले हम लोग एक बना लेते हैं हर एक एंटिटी का, लाइक इंक नेम, इंक रिलेशन, वहीं पे एट्रीब्यूट्स फाइनल कर लेते हैं, तब जाके कॉलम्स का नाम देते हैं। ईआर डायग्राम में कुछ नहीं, रेक्टेंगल, इक्लिप्स, डायमंड, लाइन, एक बार नोट से देख लीजिएगा। कुछ साइंबल्स रहता है, रेक्टेंगल का रहेगा, इक्लिप्स रहेगा, डायमंड रहेगा, लाइन रहेगा, डबल इलिप्स, डबल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स एंटिटीज नेम। एंटिटीज नेम मतलब कुछ नहीं, जो टेबल में कॉलम का नाम होता है उसी को हम लोग कह देते हैं ईआर मॉडल में एंटिटीज। तो पहले हम लोग एंटिटीज बना लेते हैं कि क्या क्या कॉलम का नाम रखेंगे। एट्रीब्यूट्स, कैसा वैल्यू रहेगा उसमें। रिलेशनशिप, आइदर इट इसको प्राइमरी की करना है, वन टू वन रिलेशन करना, मैनी टू मैनी रिलेशन करना, सारे चीज के लिए। ईआर मॉडल इज जस्ट बेसिक थिंग कि आप कॉलम का नेम कैसे डिजाइन करोगे। जब मेरा डेटाबेस का साइज छोटा होता है तो विदाउट ईआर मॉडल हम लोग कॉलम नेम डिजाइन कर लेते हैं। डेटाबेस का डिजाइन बड़ा होता है तो एक हम लोग ईआर मॉडल बना लेते हैं, फिर कॉलम का नेम और टेबल का डिजाइन डिसाइड करते हैं। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट रोल आता है फंक्शन डिपेंडेंसी का। फंक्शन डिपेंडेंसी इज नथिंग बट एक डेटा दूसरे डेटा से कैसे इंटरकनेक्ट रहेगा, वो फंक्शन डिपेंडेंसी बताता है। हरदम राइट साइड में जो डेटा रहेगा उसको डिपेंडेंट कहते हैं, लेफ्ट साइड को डिटर्मिनेंट कहते हैं। कि जो लेफ्ट साइड का डेटा है वो राइट साइड पे डिपेंड रहे। तो हरदम याद रखिएगा कि जब भी हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी में बात करते हैं तो राइट साइड को डिपेंडेंट बोलते हैं, लेफ्ट साइड को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे यही वाला टेबल एक देखिए, मान लीजिए कि हम लोग टेबल बनाए, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बिल्डिंग। यहाँ पे रोल नंबर डिटर्मिनेंट काम करेगा क्योंकि रोल नंबर पे ही नाम, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट बिल्डिंग सारा डिपेंड करता है। समझ रहे मेरी बात को? जी सर। अब ये हो सकता है एक स्टूडेंट का जो एक रोल नंबर हो उस पर डिपेंड होगा नाम, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि कोई क्लासरूम में एक ही स्टूडेंट का, मतलब एक ही नाम दो स्टूडेंट का नहीं हो सकता है। इसको भी अलग अलग डिफाइन करने के लिए आगे हम लोग इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं।
सॉरी 4 पार्ट में, ट्राइवल, फंक्शनल, नॉन ट्राइवल, मल्टी वैल्यू, ट्रांसिटिव। इसको जानने से पहले थोड़ा सा ये टेबल खाली याद रखिए कि राइट साइड वाले को डिपेंडेंट बोलेंगे, लेफ्ट साइड वाले को डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ये थोड़ा सा देख लीजिए। रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बिल्डिंग, ये सारा रोल नंबर पे डिपेंड हो सकता है। नाम भी हो सकता है, डिपार्टमेंट नेम भी हो सकता है, डिपार्टमेंट बिल्डिंग भी हो सकता है। लेकिन नाम और डिपार्टमेंट नेम कोई ज़रूरी नहीं हो कि एक दूसरे पे डिपेंड रहे। हो सकता है एक स्टूडेंट हो, 2 डिपार्टमेंट में पढ़ता हो। जस्ट रीड दिस, स्टूडेंट विद द सेम नेम कैन हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट नेम, हेंस दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम उसी को फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाते हैं जहाँ डेटा एक दूसरे से कनेक्ट रहे। तो उसके लिए एक हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम। आर्मस्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। उसमें 3 रूल है, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, ट्रांसिटिविटी। तीनों को एक बार पढ़िए। If y is a subset of x, then x belongs to y, hold by reflexivity rule. सेट सबसेट कुछ नहीं होता है। सेट इज, मान लीजिए एक पूरा सर्कल है, उस सर्कल का कोई कुछ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सबसेट। पढ़े हैं पहले सेट सबसेट? Yes, sir. सबसेट इज द पार्ट ऑफ पेरेंट, जो भी उसका पेरेंट डेटा है उसमें से अगर वो, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट। तो सिंपल रिफ्लेक्सिबिलिटी कहता है y इज अ सबसेट ऑफ x, देन x बिलोंग्स टू y हो सकता है। जैसे टेबल में था रोल नंबर, नाम, एक ही टेबल का सब सबसेट था, तो इट कैन बी वैलिड। ऑगमेंटेशन, if x belongs to y is valid dependency, then xz belong to yz is also valid। मतलब कि रोल नेम और रोल नंबर एक दूसरे को बिलोंग करता है, तो बगल में जो टेबल लिखे हैं डिपार्टमेंट नेम, वो दोनों भी, मतलब रोल नंबर, डिपार्टमेंट नेम, नेम, डिपार्टमेंट नेम कैन ऑल्सो बी वैलिड। आगे इसको हम लोग और चेक करें कैसे वैलिडेशन होता है। ट्रांसिटिविटी, इफ x belongs to y, y belong to z, then x belong to z। ये थोड़ा सा अलजेब्रिक हो रहा होगा, इसलिए इसको कैलकुलस मोड भी हम लोग बोलते हैं। इसको खाली डिजाइन थोड़ा सा हल्का सा बेसिक इसका जान के रखना कि जब आप टेबल बनाओगे तो आपको पता रहना चाहिए कहाँ हम प्राइमरी की, अब मान लीजिए हम लोग प्राइमरी की सेट कर दिए, जैसे शुरू में हमने नाम को ही प्राइमरी की सेट कर दिया। अब टेबल जब आगे हम लोग बनाते चलेंगे तो बहुत बार सेम नाम रिपीट होगा, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, बीच में नाम को ड्रॉप करो, प्राइमरी की ड्रॉप करो, फिर दूसरा को असाइन करो, दूसरा कॉमन है कि नहीं कॉमन है। तो वो सारे चीज के लिए हम लोग पहले ही से इसको डिजाइन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ फंक्शन डिपेंड हो सकता है, कहाँ डिपेंड नहीं हो सकता है। तो रोल नंबर हम लोग को सबको जनरल लाइफ में पता है कि रोल नंबर यूनिक होता है, सो वी यूज टू सेट रोल नंबर एज अ प्राइमरी की। But when you use for the real time table, it is not necessary, you have to decide which key you have to use as a primary key। तो जब आपको डिसाइड करना रहेगा तो आप यही तीनों रूल, आर्मस्ट्रॉन्ग रूल फॉलो करोगे, देखोगे कौन सा इसमें सबसे यूनिक हो सकता है, तो हम लोग यूज कर, उसी को हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं। मेन इसका पर्पस यही है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। फंक्शनल डिपेंडेंसीज बताया 4 टाइप का है। पहला ट्राइवल्स, ट्राइवल में कुछ नहीं है, अगर x बिलोंग करता है y को तो y इज द सबसेट ऑफ x। रिफ्लेक्सिबिलिटी अभी आपको सबसे पहला यही रूल बताया, इफ y इज अ सबसेट ऑफ x देन x बिलोंग्स टू y। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइवियल डिपेंडेंसीज।
नॉन ट्राइबल होता है, जैसे ट्राइबल पहले ही बताया कि सबसेट रहेगा, नॉन ट्राइबल जहां सबसेट नहीं रहेगा, वाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज नॉन ट्राइबल। मल्टी वैल्यूड, जो हम लोग ऑगमेंटेशन रूल पढ़े उसी पे मल्टी वैल्यूड काम करता है। इफ ए बिलोंग टू बी एंड सी एंड देयर एग्जिस्ट नो फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन बी एंड सी, देन इट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड। मतलब कि कोई भी सबसेट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो। नाम ही बता रहा मल्टी वैल्यूड, मतलब नॉट ऑफ द एनी सबसेट इज डिपेंडेंट अपॉन एनी वन। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, रोल नंबर एज कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, रोल नंबर खाली यूनिक है, एज भी किसी का भी कुछ हो सकता है, नाम भी किसी का भी कुछ हो सकता है। ट्रांसिटिव में इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगा। इनडायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट रहेगा? इनरोलमेंट नोन, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, बिल्डिंग नंबर। यहाँ देखिए, enrollment roll number belongs to department, department belongs to building according to axiom transitivity rule। ट्रांसिटिविटी रूल में हम लोग बताए कि दोनों कॉमन में से कोई भी एक कॉमन हो सकता है, सेम रूल ये फॉलो करेगा। मेन इसका सीखने का थोड़ा सा बेसिक ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसी पे यूज होता है। नॉर्मलाइजेशन इज द की ऑफ द एनी डीबीएमएस। जितना ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रहेगा डेटाबेस, उतना एसिड प्रॉपर्टी का उतना ज़्यादा परसेंटेज वहाँ फॉलो करने का चांस होता है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? डेटा नॉर्मलाइजेशन के लिए। अभी डेटा नॉर्मलाइजेशन आगे देखेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, कि जो हम लोग सेलेक्ट करके क्वेरी लिखते हैं, कितना इजी सिलेक्शन। मान लीजिए बहुत बार होता है सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट नेम आया, एक ही नाम आ गया, तो फिर मेरे को लिखना पड़ेगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, नेम ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट, तब जितना यूनिक नेम रहेगा मिलेगा। तो क्वेरी जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में निकले उसके लिए भी हम लोग डिपेंडेंसी देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, कि कोई भी डेटा रिडंडेंट नहीं हो, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो, एक टेबल से दो टेबल में सेम डेटा ना जाए, उसके लिए भी हम लोग इसको रिलेटिव मोड में यूज करके बना लेते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉरेन की। डेटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जितना ज़्यादा डिपेंडेंट रखिएगा डेटा को, क्वालिटी इंप्रूव करने का चांस है। लेकिन डेटा एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। जितना, अब बहुत बार होता है कि डेटा हर एक डेटा 20 डेटा पे डिपेंडेंट है, तो फिर आपका क्वेरी एम्बिगियस हो जाएगा। तो उसको हम लोग हटाते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन से। डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या है देख लीजिए। नोट्स पढ़ लीजिएगा, इसको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। यूजर है सोर्स ऑफ डेटा, डिक्शनरी, डेटा मॉडल जो भी है, यूजर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला है अननॉर्मलाइज फॉर्म, फिर आता है फर्स्ट एनएफ, रिमूव रिपीटिंग ग्रुप, 1NF क्रॉस कीजिएगा, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज, जो अभी हम लोग डिपेंडेंसीज पढ़े थे। 2NF आइएगा, रिमूव ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज। 3NF मेक श्योर एवरी डिटरमाइंट इज अ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की कुछ नहीं, फिर से वही, ऐसा कोई भी यूनिक की जो प्राइमरी की बनने के लायक हो, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। 4NF रिमूव मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। 5th NF रिमूव ज्वाइंट डिपेंडेंसीज। अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कुछ नहीं है, कहीं पे भी डेटा रिपीट हो सकता है, कहीं पे भी डेटा रिडंडेंट हो सकता है। फर्स्ट एनएफ से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एनएफ में क्या करते हैं, ईच टेबल, यहाँ पे टोटल
5 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। बहुत कम डेटाबेस होता है जो 5th NF तक क्रॉस करता है। 3 NF 4 NF में सारा डेटाबेस स्ट्रक्ट करने लगता है। फर्स्ट NF है ईच टेबल शुड कंटेन सिंगल वैल्यू, ईच रिकॉर्ड नीड टू बी यूनिक। अब जैसे 2 टेबल देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ही स्टूडेंट का 3 बार नाम था, यहाँ पे भी एक स्टूडेंट का 2 बार नाम था। यहाँ पे रिजल्ट केवल पास फेल का था, मुझे फेल का निकालना था। ईच टेबल शुड कंटेन सिंगल वैल्यूज, COA OS दोनों में फेल है। उत्कर्ष तिवारी का सिंगल टेबल पे नाम आ गया, पार्शियल डिपेंडेंसीज जो था वो यहाँ पे हट गया। सेकंड NF, जितना हम लोग नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पढ़ेंगे ना 1 2 3 4, तो पुराना वाला तो इनहेरिटेंस से आएगा ही, कुछ कुछ उसमें नया मॉड्यूल ऐड हो जाता है। तो सेकंड NF में कुछ नहीं है, उसमें प्राइमरी की अगर आप सेट कर दिए तो सेकंड NF, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, उसी टेबल्स को बोलते हैं। इसको थोड़ा अभी पढ़ते समय याद कर लीजिए, बाद में चूंकि थ्योरेटिकल पार्ट है भूल जाएगा और एग्जाम में ये जरूर पूछता है। फर्स्ट NF में कुछ नहीं है, केवल 2 स्टेप है। टेबल का वैल्यू होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सेकंड NF में वो दोनों कैरी फॉरवर्ड करेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा रहेगा कि प्राइमरी की डज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी सबसेट ऑफ कैंडिडेट। थर्ड NF 2 NF का सारा चीज प्रॉपर्टी फॉलो करने के बाद देयर विल बी नो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज, जो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी अभी हम लोग पीछे बताए थे। थर्ड NF और फोर्थ NF के बीच में एक आता है BCNF। BCNF बॉय कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये थर्ड और फोर्थ के बीच में आता है। रीजन क्या है कि इसमें थोड़ा सा एनोमलीज हटाने के लिए वायकॉर्ड, पूरा नाम क्या, EFB BC कॉर्ड करके कुछ नाम है, तो दोनों DBMS साइंटिस्ट ही थे, इन्होंने ये फॉर्मलाइजेशन इन्वेंट किया, उसी से इनका बॉयस कॉर्ड नाम है। थर्ड NF में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट सम एनोमलीज इन DBMS लाइक व्हेन मोर देन वन कैंडिडेट की इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस, दिस हैज टू रिमूव्ड। कैंडिडेट की एनी की विच इज द यूनिक इज कॉल्ड कैंडिडेट की, मतलब जिस जो प्रॉपर्टी रखता हो प्राइमरी की बनने का वो सारा कैंडिडेट की कहलाता है। तो जब हम लोग एक से ज्यादा कैंडिडेट की रहता है तो वहां पे हम लोग कैंडिडेट की को भी शिफ्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा अगर यूनिक वैल्यू होने लगेगा तो फिर मेरा डेटा बहुत बार एंट्री ही नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड BCNF, जिसमें केवल आप कैंडिडेट की इसको रिमूव करते हो। यही एक ऐसा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है जो नया चीज ऐड नहीं करता, जस्ट रिमूविंग प्रोसीजर करता है। ये भी एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कैंडिडेट की रिमूव करता है, तो देयर इज ओनली वन की, दैट इज BCNF which used to do this. जब भी कोई भी डेटाबेस दूसरा तीसरा टेबल से इंडिपेंडेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ NF. फिफ्थ NF is nothing but we can divide it into smaller table keeping our data safe with us. इसको मैं भेज दूंगा, इसको भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। बात है कि ये तो हम लोग करते कैसे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन रेमेडीज में आपको मिल जाएगा कि कैसे हम लोग 1 NF को 2 NF में बदलते हैं, 2 NF को 3 NF में बदलते हैं, 3 NF को BCNF और 4 NF में बदलते हैं। 5 NF तक होना बहुत, हम शुरू में ही बताए कि BCNF तक जाता है, 4 NF 5 NF होना बहुत मुश्किल है। जब 2 टेबल बनाइएगा तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता ही है।
तो डीकम्पोज द टेबल इनटू टू सब टेबल। अब बहुत छोटा छोटा हम बहुत सारा टेबल भी नहीं बना सकते हैं, सो 4NF 5NF रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। कुछ डाउट यहाँ तक तो पूछिए। आवाज आ रहा है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। सर नॉर्मलाइजेशन थ्योरेटिकल पार्ट से जरूरी है, कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसीलिए यहाँ पे जो बताया इसी में याद कर लीजिए। 1NF का क्या काम है, 2NF 3NF 4NF BCNF 5th NF। डाउट है यहाँ तक तो पूछिए। नहीं सर, नोट्स देख लेंगे एक बार। हाँ, नोट्स एक बार देख लीजिएगा। जी। एक नॉर्मलाइजेशन है, एक क्वाड रूल है। क्वाड रूल शायद आप लोग बता दिए होंगे। हाँ सर, रिकॉर्डर्स बताए थे सर, उसका नोट्स प्लीज भेज दीजिएगा ना, वो नोट मिसिंग भेज था। देंगे, दोनों का नोट्स देख लिया, दोनों थोड़ा एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से जरूरी है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यूजर अकाउंट। अभी तक आपको जितना हम लोग चेक किया, जस्ट सीट। जनरली जैसे ही हम एक्सक्यूएल प्लस ओपन करते हैं तो ये तुरंत ओपन होते साथ स्क्रीन शेयर नहीं होता है। पासवर्ड और यूजर अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद आपको स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक डेटाबेस का यूजर अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर रहे हो। यूजर अकाउंट मैनेजमेंट छोटा सा पार्ट है डेटाबेस का। हर एक डेटाबेस पे थोड़ा सा इसको देख तो ये
यहाँ पे देखिए स्क्रीन दिख रहा है ना। यस सर। यूजर अकाउंट मैनेजमेंट क्या है कि अभी तक तो हम लोग बात किए कि हाँ टेबल बना लिए, कमांड देख लिए, डीसीएल, डीएमएल, नॉर्मलाइजेशन, पीएल सीक्वल। लेकिन बहुत बार क्या होता है, अभी हम लोग जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं, क्लाइंट भी आप हो, सर्वर भी आप हो, आप ही के सिस्टम में दोनों इंस्टॉल्ड है, लोकल पार्ट में, वहीं से हम लोग सारा चीज डिफाइन करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में आपको दिखाए थे कि जो डीबीएमएस है 2 टियर पे जब काम करता है या 3 टियर पे भी, सर्वर एक जगह हुआ, क्लाइंट एक जगह हुआ, जितने यूजर हो जाएंगे दैट विल बी द क्लाइंट। सर्वर होगा जो भी आपका, जहां भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, हर एक लोग अपना अपना सर्वर यूज करेंगे, अपना पोर्टफोलियो यूज करेंगे, वहां पे उसका आपको अलग से एक्सेस दिया हुआ रहता है। अब वहां पे बात है कि जब सारे लोग को हम लोग सब रोल दे देंगे तो फिर डेटाबेस डिपेंडेंसीज या डेटाबेस करप्शन का चांसेस बढ़ जाता है, सॉरी करप्टेड का, करप्ट भी होगा, और एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करना वहां पे मुश्किल है। हर एक लोग अलग अलग चीज ऐड करेंगे, कुछ लोग अलग ऐड करेंगे, कुछ लोग कुछ ऐड ऑन करेंगे। हाँ यहाँ पे देखिएगा कि सब लोग अगर सारे लोग यूज करने लगे डीबीए रोल, तो कोई कुछ टेबल ऐड ऑन करेगा, कोई कुछ टेबल ऐड ऑन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए यूजर अकाउंट मैनेजमेंट बनाए हैं, जिसमें हर जैसे ही आप नया अकाउंट क्लिक करोगे, लॉगिन क्रेडेंशियल अपना यूज कर लो। यहाँ पे हम लोग रोल डिफाइन करते हैं कि किसको क्या चीज का रोल देना है। डीबीए इज द टॉप वन रोल्स। डीबीए के पास सारा ग्रांट्स रहता है, मतलब ऑल द राइट्स, ग्रांट द राइट्स टू परफॉर्म ऑल टास्क। पूरा डेटाबेस पे कोई भी टास्क एलिजिबल रहता है करने के लिए। मेंटेनेंस एडमिन ग्रांट राइट्स नीड टू मेंटेन सर्वर। रिवोक और ग्रांट एक बताए थे एकदम शुरू में, डीएमएल डीसीएल जब बताया था तो बोले थे कंट्रोल लैंग्वेज होता है जिसमें ग्रांट और रिवोक यूज करोगे। जितने यूजर हैं सारे यूजर का अलग अलग काम है, हमको देखना रहता है किस इंडेक्स हम लोग बनाते कैसे हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे चूंकि यूजर इंटरफेस दिया हुआ इसलिए इजी है समझने में, इसलिए ये तरीके से बना है। बाकी में अलग अलग वे है, वहां से आप चेंज कर सकते हो। सीखना यहाँ क्या है, राइट्स, ग्रांट राइट टू क्रिएट यूजर लॉगिन एंड रीसेट पासवर्ड। यूजर एडमिन, जो यूजर एडमिन रहेगा केवल एंड केवल डेटाबेस का आईडी पासवर्ड चेंज कर सकता है। देख रहे हैं, इसको एक बार रीड आउट कीजिए, पहले एक बार पूरा राइट्स पढ़ लीजिए कि यूजर प्रीमिसेस का क्या क्या राइट्स होता है। उसके बाद ऐड ऑन करने के बाद और भी अगर आप कुछ उसको यूजर मैनेजमेंट में अलग टाइम स्टैम्प देना चाहते हो, अलग ऑप्शन देना चाहते हो, तो ग्लोबल प्रिविलेज में जाके दे सकते हैं।
कोई डाउट यहाँ तक तो बोलिए। वॉल्यूम तो बोलिए। नो सर। तो यही यूज़र मैनेजमेंट का काम है, जिसको जैसा सीक्वेंस देना रहेगा हम लोग दे सकते हैं। बाकी आपको सारा नोट से भेज देंगे, बार रीड आउट कर लीजिए। और कर्सर PL/SQL में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तुम शुभम कुमार सिंह देख लो, तुम उसमें PL/SQL नहीं पढ़ा है, इसमें बढ़िया समझ लो। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।